वो कहाँ नोट? यही है कि नोट? तो गलती से खोल दिया कि मैंने? बच्चों को कौन सी क्लास दी गई है? अच्छा अच्छा, ओके ओके। जय हो आपकी। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। शांति मीणा गुड इवनिंग। कौन कौन भाई लोग हैं भाई? पूजा नमस्कार, दीपांशु गुड इवनिंग, डॉक्टर गिरीश गुड इवनिंग, कन्हैयालाल गुड इवनिंग, अंकिता, राम कौशल्या, कन्हैयालाल, आतू, बरकत अली, जयासु, मनोज, दान, नीलम, चेतन, शाहिद, अभिजीत सिंह राजपुरोहित, सागर, मनु, गुमान सिंह, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या शुरू करने जा रहे हैं भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी आपका टॉपिक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। कृष्णा, दिनेश, अंजू, निकिता, महावीर, प्रियंका, सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी समझने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि स्पेस एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेस क्या है। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि स्पेस क्या है। जब भी स्पेस की बात आएगी ना, आपको दो से तीन चीजें याद रखनी है। पहला तो ये कि स्पेस जो है ना अनंत है। क्या है? स्पेस अनंत है, इन्फिनेट है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में आज तक इसकी सीमा किसी को भी नहीं पता। तो हम क्या मान के चल रहे हैं? उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे ये कहते हैं कि ये अनंत है। दूसरा, यहां पर निर्वात है। यहां क्या है? निर्वात है, यानी वैक्यूम है। यहां क्या है? वैक्यूम है दोस्तों, निर्वात है। निर्वात का मतलब हो गया वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं। जब भी स्पेस की बात करेंगे तो ये तीन चीजें ध्यान रखिए। स्पेस जो है अनंत होता है, बहुत विशाल है, अनंत है। निर्वात होता है स्पेस में, यानी वायुमंडल नहीं है। मनाराम कह रहे हैं सर आज लाइव क्लास ले रहा हूं, बहुत ही बढ़िया है। हाँ परिधि, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में भी मैं बताता रहूंगा, चिंता नहीं करो। आज की क्लास तो अंडरस्टैंडिंग की क्लास रहेगी। पहले तो मैं समझाऊंगा, फिर हम स्पेस टेक पढ़ेंगे। अभी तो मैं स्पेस बता रहा हूं आपको, है ना। स्पेस में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी बताऊंगा, और उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं सब पे बात करेंगे। अब दोस्तों, यहां एक चीज आती है कि ये जो अंतरिक्ष है ना, इसका निर्धारण होता कैसे है? हम किस चीज को स्पेस कह दें, किस चीज को स्पेस कह सकते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक एग्रीमेंट है दोस्तों। क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक एग्रीमेंट है अंतरिक्ष को अंतरिक्ष मानने का। वो क्या एग्रीमेंट है, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या एल्टीट्यूड आप बोल सकते हैं, या 62 माइल्स आप बोल सकते हैं। तो ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई जो है ना,
इस ऊंचाई पर एक इमेजिनरी लाइन है। इस पे क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इस काल्पनिक रेखा का नाम है दोस्तों कार्मन लाइन। क्या है? कार्मन लाइन। कार्मन लाइन। अब कार्मन कौन थे? कार्मन एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, रहने वाले तो हंगरी के थे, पर वो अमेरिका में ही उन्होंने रिसर्च किया। तो उनके सम्मान में एक इमेजिनरी लाइन मानी गई। कहां पर? पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इमेजिनरी या काल्पनिक रेखा मानी गई। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि वहां जाके रेखा खींच कौन सकता है? कोई नहीं। तो क्या मानेंगे? इमेजिनरी मानेंगे। ठीक है, हां, उसी में कंटिन्यू कर लो अंजू। डिफेंस टेक के बाद 4 से 5 पेज खाली छोड़ लो, उसके बाद आगे शुरू कर लो। डिफेंस टेक तुम्हारा जहां तक हुआ है ना, वहां 5-4 पेज खाली छोड़कर आगे से स्टार्ट कर लो इसी कॉपी में। मनाराम, आप टेक्निकल टीम के थ्रू मुझसे बात करना, ठीक है? टेक्निकल टीम को बोलना कि सर से बात करा दो, तो मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है? क्लास में तो देना संभव नहीं होगा मनाराम, है ना? इसलिए 4-5 पेज इसलिए छोड़ने हैं ताकि करंट अफेयर्स की चीजें बीच बीच में कुछ आएंगी ना, तो मैं बताता रहूंगा आपको, तो वो नोट कर लेना ना तत्काल ही। हाँ, जिसने नहीं छोड़े डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग पेस्ट कर लेंगे बाद में। जिसने छोड़ दिए वो बहुत अच्छी बात है। अब इसको समझे पहले। अब दोस्तों ये कहा गया कि इसके नीचे तो है वायुमंडल, यानी एटमॉस्फियर है। इसके नीचे क्या है? वायुमंडल है, एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर। और इससे ऊपर की जगह को कहा जाएगा स्पेस, यानी अंतरिक्ष। तो निर्धारण हो गया अंतरिक्ष का। जिसको मैं वैक्यूम कह रहा था, जिसको मैं अनंत कह रहा था, जिसको मैं कह रहा था कि वह वायुमंडल है ही नहीं, उसको कहां से शुरुआत मानी जाती है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई से। कहां से मानी जाती है दोस्तों? 100 किलोमीटर की ऊंचाई से। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो नागरिकों वाले वायुयान उड़ते हैं वो कहां उड़ते हैं? क्या वो अंतरिक्ष में होते हैं या वो वायुमंडल में होते हैं? प्रेमदीप, जो मेंस वाले टॉपिक है ना, वो एक अलग से क्लास होगी आपकी। हां, वो रैंक बूस्टर में होगा, ठीक है? बस अभी शुरू ही किया है। हरिओम, देखो हमने सिर्फ क्लास में इतना ही स्टार्ट ही तो किया है। हाँ गोपी, घनी खंबा भाई। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि वायुमंडल में। कोई बता सकता है कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं? यस, वायुमंडल में उड़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में उड़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी ऊंचाई पर? कोई बताएगा मुझे कितनी ऊंचाई पर? कोई बता सकता है वायुयान कितनी ऊंचाई पे है? गूगल मत करना, मुझे डायरेक्ट बताओ यदि आपके माइंड में है तो। हाँ, ये बात तो सबकी सही है। शायद ये रैंक बूस्टर की ही क्लास है, ठीक है? कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ रैंक बूस्टर के बच्चों के लिए उसकी बात थी। ये कॉमन टॉपिक है। चलिए, कन्हैयालाल, दिनेश, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जो सिविल एविएशन वाले लोग हैं ना, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन के विमान कहां उड़ते हैं? 12 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, कहने का मतलब जहां से स्ट्रेटोस्फियर प्रारंभ होता है ना, बस वहीं पर
समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल का मतलब क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल का मतलब क्या है? ट्रोफोस्फियर, ठीक है। इनकी सीमा पर उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि यहां पर तो दोस्तों मौसमी गतिविधियां चलती है, बादल होते हैं, है ना, दूसरी भी गतिविधियां चलती रहती है मौसम से संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड। लेकिन समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर सामान्यतः शांत रहता है, तो वायुयान इसी में उड़ते हैं। हाँ एकलव्य, उसकी क्लास अलग से होगी बेटा, वो हमें चिंता है, आप टेंशन मत लो, उसकी क्लास अलग से होगी, मुझे चिंता है उसकी। अभी से नोट्स बनाओ मनाराम, अभी से ही नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। नोट्स अभी से बनाओ, जो लिखवाया जा रहा है ना इसको बनाते ही रहो नोट्स। आज से याद रख लेना, यह लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई है, 35,000 फीट की ऊंचाई। आपसे पूछा जा सकता है कि ये 35,000 किलोमीटर पर उड़ते हैं या 35,000 फीट पे उड़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा? स्पेस टेक अभिजीत, ये स्पेस टेक है, बार बार ऐसे मैसेज करके मत पूछो किसकी क्लास है, स्पेस टेक की क्लास है, स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं वायुयान। कौन से वाले? सिविल एविएशन वाले, यह ध्यान रखना है आपको, सिविल एविएशन वाले 35,000 फीट या 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यह याद रख लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको कार्मन लाइन के बारे में बताया। अब कार्मन लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो आप, क्या इंपॉर्टेंस है कार्मन लाइन का। कार्मन लाइन, एक कार्बन लाइन से नीचे की जो सीमा है उसको कहा जाता है राजनीतिक सीमा। क्या कहा जाता है? राजनीतिक सीमा, है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री है किसी देश की, और जिसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है, सिविल एविएशन को नागरिक उड्डयन कहते हैं, नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन, ठीक है। सिविल एविएशन को, जिसमें सामान्यतः लोग सवारी करते हैं ना एरोप्लेन में, उसकी बात हो रही है। अब बेटा वो रैंक बूस्टर के बच्चों को बोला था मैंने, आरएस मेंस के जो बच्चे हैं ना अभिजीत, उनके लिए बोला था, ठीक है बेटा। हाँ उनके कुछ टॉपिक है अलग से आरएस मेंस के, ठीक है। उस वो आरएस फाउंडेशन में भी जाएंगे और उसमें भी जाएंगे रैंक बूस्टर में, ठीक है। अब ये जो राजनीतिक सीमा है ना, इसको कहा जाता है एयर स्पेस। इसको क्या कहा जाता है? एयर स्पेस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? एयर स्पेस। अब इसका इंपॉर्टेंस देखो आप, भारत के प्रधानमंत्री को जाना है, मान लीजिए ईरान जाना है, तो ईरान जाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर से निकलना सस्ता पड़ेगा क्योंकि दूरी कम है। अब पाकिस्तान के ऊपर से यदि आपको जाना है तो पाकिस्तान के सिविल एविएशन से आपको अनुमति लेनी होगी कि भाई हम यहां से निकल रहे हैं, तो वो कहेंगे हां साहब ओके आप निकल जाइए। उस अनुमति के बाद ही आप वहां से निकल सकते हो, ठीक। दूसरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जाना है श्रीलंका, तो उनके लिए सबसे मुफीद जो रास्ता है वो कौन सा है? सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है? भारत के ऊपर से वो निकल जाएं। तो अब वो भारत के ऊपर से निकलेंगे तो उनको अनुमति कहां से लेनी होगी दोस्तों? भारत से। भारत कहेगा हाँ ओके आप निकल जाइए। तो ये तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ना, कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक माने? 100 किलोमीटर। यानी ये जो 100 किलोमीटर है ऊंचाई का,
इस 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी देश की राजनीतिक सीमा मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? राजनीतिक सीमा। कृष्णा, आपको स्पेस टेक की पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी, आज ही अपलोड हो जाएगी ये, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीजें भी नोट करनी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें नोट्स से बाहर की भी कराता हूं आपको, जो दूसरे बच्चों को नहीं मिलती है, सिर्फ हमारे क्लासरूम के बच्चों को मिलती है। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको करना ही है। हाँ जगदीश जी, मैंने भी देखा था। हाँ, बिना अनुमति जा ही नहीं सकते। यदि आप जाओगे ना बिना अनुमति, तो आपको शूट डाउन कर सकते हैं, वो उनके पास पावर है। भारत के ऊपर से भी कोई बिना अनुमति निकलेगा ना, तो भारत उसको चेतावनी देगा कि तुम घुसे कैसे। वो कहेगा नहीं कि गलती हो गई, गलती होगी तो वापस जाओ। ऐसा होता है। और बात ही नहीं मानेगा तो उड़ा दिया जाएगा उसको, बात ही नहीं मानेगा तो उसको उड़ा दिया जाता है। ठीक है। हाँ परिधि, तुम्हारे नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के धरातल से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक का एरिया किसी भी देश का क्या कहलाता है? एयर स्पेस कहलाता है। और उस एयर स्पेस में उसकी संप्रभुता काम करती है। उस देश की क्या काम करती है? संप्रभुता, यानी सोवर्निटी जिसे तुम कहते हो। सोवर्निटी यानी वो निर्णय लेता है खुद। हां, अब बात आती है कि जो ऊपर वाला एरिया, ये क्या है भाई? ऊपर वाला एरिया क्या है? तो ये तो दोस्तों अंतरिक्ष हो गया। ये क्या हो गया? अंतरिक्ष, जिसे आप कह रहे हो स्पेस। इस पे किसका कब्जा है? ये है जानने वाली बात। तो एयर स्पेस तो हमने मान लिया कि आपका कब्जा हो गया। जिस देश के ऊपर है 100 किलोमीटर की ऊंचाई, उस देश का कब्जा है वहां तक। तो हां एकलव्य, डोंट वरी, डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरह ही स्पेस टेक भी पढ़ा रहा हूं मैं। तो पहले बस इसको सीखो, इसको सीख लो जो मैं बता रहा हूं, फिर मजा आ जाएगा आपको। नहीं, यदि बिना गोपी नहीं उड़ाया जा सकता, बिना चेतावनी के नहीं उड़ाया जा सकता। पहले चेतावनी देनी पड़ती है कि भाई आप क्यों आए हो इधर। गलती भी तो होती है ना इंसान से। तो ये ध्यान रखिए, अंतरिक्ष में किसका कब्जा है? तो अंतरिक्ष में दोस्तों एक संधि है जिसको कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। और ये किसने कराई? यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, ये एक ट्रीटी कर दी गई अंतरिक्ष के बारे में। और ये कहा गया कि अंतरिक्ष पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होगा कभी भी, पहली बात। दूसरी, यदि आपको अंतरिक्ष का यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? शांतिपूर्ण तरीके से यूज करना होगा, सहयोग करना होगा एक दूसरे देशों का। केवल अनुसंधान कर सकते हो। ठीक है, शांतिपूर्ण उपयोग के अलावा क्या कर सकते हो? केवल अनुसंधान, रिसर्च कर सकते हो। लेकिन तुम इधर कब्जा नहीं कर सकते। तुम यहां पोल्यूशन भी नहीं फैला सकते। तुम यहां परमाणु हथियार भी नहीं रख सकते। तुम यहां किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकते। तो यह है स्पेस। अब इसी स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए साइंस और तकनीक को मिलाकर जो चीज बनी, उसी का नाम है दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी। उसमें क्या करते हैं? हम अंतरिक्ष का दोहन करते हैं। अंतरिक्ष को क्या करते हैं? अंतरिक्ष का यूज करते हैं। उसके एप्लीकेशंस को जो है, उसके डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसी को आप क्या कहते हो? स्पेस टेक्नोलॉजी। इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आया क्या दोस्तों आपको? क्या आपको इतना समझ में आ गया? स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, तो क्या मैं ये बेसिक फंडा आपको समझा पाया हूं क्या? हां मोहित, हां मोहित। नहीं, वो पॉल्यूशन नहीं है, वो डेब्रीज है अंशुमन। वो पॉल्यूशन नहीं है। अंतरिक्ष में जो कचरा है ना, उसको नियंत्रित करने के और दूसरे नियम बनाए गए हैं बेटा। बजरंग, क्या आप पूछ रहे हो? आप रिप्लाई किसका करो? आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी अभी ये लिखवा रहा हूं मैं, डोंट वरी, अभी लिखवाने ही वाला हूं। बस इतना समझ में आ गया ना?
वो भी बता रहा हूं निकिता, स्पेस टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब लिखिए आप, सबसे पहले लिखिए कार्बन लाइन के बारे में। कार्बन लाइन, सबसे पहले आपको किसके बारे में लिखना है? कार्बन लाइन के बारे में। लिखिए, यह एक काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या? इमेजिनरी, काल्पनिक, या इसको ऐसे लिख लो, यह 100 किलोमीटर या 62 मील की ऊंचाई पर अवस्थित एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। इसके ऊपर से अंतरिक्ष का प्रारंभ माना जाता है। अंतरिक्ष मतलब क्या हुआ? स्पेस। अंतरिक्ष का या अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और वो डायग्राम बना लीजिए साथ में, कार्बन लाइन वाला डायग्राम भी बना लीजिए और ये नोट कर लीजिए। हाँ, ओएसटी की फुल फॉर्म बता रहा हूं अभी, प्रेमदीप अभी आगे आएगा, नोट्स बनवाते बनाते बताऊंगा। हाँ राकेश, ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये वाला ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्जोस्फियर, ये तो पढ़ लिया होगा ना बेटा जी। ये आलोक इसीलिए नहीं उड़ सकते भारत वाले पाकिस्तान पे, क्योंकि 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उनका अपना एयर स्पेस है। पाकिस्तान की सीमाओं के ऊपर जो एयर स्पेस है ना, वो उसका अपना है, वहां पर उसकी सोवरेनिटी लागू होती है। सिमिलरली भारत की भी सोवरेनिटी है। ठीक है आलोक? हाँ, समुद्रों में 200 नॉटिकल माइल के बाद वो तो धरातल जैसा भाग हो गया ना, स्पेस तो वही रहेगा, एयर स्पेस है ना। 200 नॉटिकल माइल के, मान लो, देखो ध्यान से सुनो, यदि आपको भारत का एयर स्पेस जानना हो, भारत का एयर स्पेस जानना हो, तो ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, और ये एरिया हो गया आपका 200 नॉटिकल माइल, है ना, 200 नॉटिकल माइल। आप कह रहे हो कि समुद्र पे क्या होगा, तो आप ये सोचिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऊपर की ओर जाता जाएगा, 100 किलोमीटर तक भारत की सीमा है। हां, 200 नॉटिकल माइल के बाद भारत की सीमा नहीं है। सिमिलरली जहां समुद्र नहीं है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर ऊपर हमारी बाउंड्री बनी हुई है, तो उस बाउंड्री के बाहर हमारा एरिया नहीं है, उस बाउंड्री के ऊपर ऊपर हमारा एरिया है। हाँ, अरे सबको लेनी है, पीएसआई वालों को भी लेनी है बजरंग। स्पेस टैग नहीं है क्या तुम्हारे कोर्स में? लेना है बेटा। ये समझ में आ गया ना? तो इस तरह से डिसाइड करते हैं एयर स्पेस को। ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। नहीं 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 आलोक, एयरलाइंस केवल 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है आलोक। ठीक है, 100 किलोमीटर से ऊपर फ्लाई करेगा ना। आप देखिए, यदि आपको वायुमंडल में फ्लाई करना है ना, तो आपको विंग्स चाहिए, जैसे पक्षी उड़ते हैं ना वायुमंडल में,
एटमॉस्फेयर में जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, वैसे ही आपने एरोप्लेन के क्या देखते हैं आप, विंग्स देखते हो, पंखे देखते हो। चाहे आपका हेलीकॉप्टर हो, चाहे आपका एरोप्लेन हो, चाहे आपका दूसरा कोई जैसे फाइटर जेट हो, सबके क्या है, विंग्स होते हैं कि नहीं होते। यदि वायुमंडल ना हो तो आप इन विंग्स की सहायता से उड़ ही नहीं सकते, इन विंग्स की सहायता से उड़ ही नहीं सकते। और यदि आपको उड़ना हो बिना वायुमंडल वाली जगह पे, तो आपको चाहिए दोस्तों रॉकेट। आपको क्या चाहिए, रॉकेट इंजन, है ना, रॉकेट इंजन चाहिए। इसीलिए अंतरिक्ष में जो कुछ भी भेजा जाएगा वो रॉकेट इंजन से भेजा जाता है, जिनको आप लॉन्च व्हीकल कहते हो, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ऐसी चीजों से। निर्वात जहां होता है ना, जहां वायुमंडल नहीं है, वहां क्या होगा दोस्तों, वहां पर आपको विंग्स की सहायता से उड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, सपना टेक्निकल टीम से बात कर लेना आप। अब समझ में आ गई मेरी बात। तो हमेशा याद रखिए 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आपके एरोप्लेन समाप्त हो जाते हैं, उनसे ऊपर जाते ही नहीं है ना, उससे ऊपर जाने में बड़े खतरे हैं। तो भाई कार्बन लाइन आपका क्या है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इसका इंपॉर्टेंस देखें आप, इसका इंपॉर्टेंस यह है कि यदि आपको किसी फ्लाइट को स्पेस फ्लाइट और एटमॉस्फेरिक फ्लाइट कहना हो, तो कार्बन लाइन का यूज करना होगा, कार्बन लाइन का उपयोग करना होगा। ऐसा क्यों, यदि कार्बन लाइन से ऊपर आप हैं तो आपको कहा जाएगा स्पेस फ्लाइट, कार्बन लाइन से आप नीचे हैं तो आपको कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक फ्लाइट, यानी वायुमंडलीय उड़ान या अंतरिक्ष उड़ान। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय उड़ान। और इसको क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष उड़ान। समझ में आई बात, कि सिर्फ कार्बन लाइन ही वो चीज है जो ये डिसाइड करती है कि कार्बन लाइन से ऊपर क्या है, स्पेस फ्लाइट है, कार्बन लाइन से नीचे क्या है, वायुमंडलीय फ्लाइट है। कार्बन लाइन से नीचे रहेंगे कौन, सिविल एविएशन वाले, नागरिक उड्डयन के जो विमान होते हैं जिसमें लोग बैठकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कार्बन लाइन से नीचे ही रहेंगे। अलबत्ता वो तो 12 से 13 किलोमीटर की हाइट पे ही रहते हैं, जिसको आप फीट में यदि देखेंगे तो लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई उनकी होती है। लेकिन स्पेस कहां तक जाता है, अंतरिक्ष में जब आपके सैटेलाइट जाते हैं तो वो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इतना ऊंचा चले जाते हैं। वहां वायुमंडल है नहीं, तो ये जो पंखे वाली चीजें होती है ना, वह उड़ती नहीं है वायुमंडल के बिना। पक्षी, आपने सुना है कभी कि अंतरिक्ष में कोई पक्षी होता है, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकेगा ना दोस्तों, उसका रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, वो तो मरना ही है। ठीक है, इसलिए जो अंतरिक्ष में जाएगा उसको आप कहते हैं एस्ट्रोनॉट, और वो कब कहेंगे, जब आपको कार्बन लाइन का ज्ञान होगा। दूसरी चीज, एक तो यही हो गया कार्बन लाइन का, दूसरा देखें, दूसरा क्या महत्व है कार्बन लाइन का। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एक तो प्रीलिम्स में, चाहे वो पीएसआई वाला हो चाहे आरएस का हो, उसमें पूछ सकते हैं कि कार्बन लाइन किससे संबंधित है। दूसरा, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि कार्बन लाइन किससे संबंधित है। दूसरा, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि कार्बन लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यह कार्बन लाइन का इंपॉर्टेंस है। दूसरा देखें, कार्बन लाइन के आधार पर तय होता है, कार्बन लाइन के आधार पर, लाइन के आधार पर एयर स्पेस का निर्धारण होता है, अब एयर स्पेस क्या है, प्रत्येक देश के ऊपर
प्रत्येक देश के ऊपर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उस देश का संप्रभु यानी सोवर्ण संप्रभु अधिकार माना जाता है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही एयर स्पेस कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एयर स्पेस कहते हैं। भारत का भी एयर स्पेस होता है, पाकिस्तान का भी है, श्रीलंका का भी है, सबका है। हां, वहां पर चूंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इसलिए ब्लैक है बेटा। अंतरिक्ष ब्लैक है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है ना, घटनाएं नहीं होती, जैसे स्कैटरिंग नहीं होती, प्रकीर्णन जिसको कहते हो वो सब नहीं होता है। 200 नॉटिकल माइल से आगे कोई भी हो सकता है समुद्र में, वो समुद्र की बात है। ध्यान से सुनो, समुद्र का क्षेत्र को लेके भी एक अलग से कानून है, अनक्लोज जिसे कहते हैं। उसमें 200 नॉटिकल माइल तक तो उस देश का एरिया होता है, उससे आगे क्या है? हाई सी है, उस पर किसी भी देश का अधिकार है, पूरी दुनिया का ही, जिसको जो करना है करो वहां पे। लेकिन अंतरिक्ष के साथ ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में क्या है? आपकी एक ट्रीटी लागू है, उसके आधार पे चीजें होती हैं। आगे देखें, यूनाइटेड नेशन ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण यानी पीसफुल और सहयोगात्मक यानी कोऑपरेटिव सहयोगात्मक उपयोग हेतु एक संधि निर्धारित की है। वो कौन सी संधि है? ध्यान से सुनिए। उस संधि का नाम है दोस्तों आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी किसकी है? यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी कब हुई? 1967 में। भारत मेंबर है कि नहीं, यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं ना, आलोक, वो 400 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। ये चीजें थोड़ी देर बाद में जब मैं आपको ऑर्बिट्स पढ़ाऊंगा ना, तब आएगी ये चीजें आलोक, ठीक है? तो आपका सवाल मुझे लगता है रहेगा ही नहीं, ऑलरेडी मैं किल कर लूंगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं सब बताता ही चला जाऊंगा ना आपको, चिंता नहीं करो। आप क्या थोड़े से आगे जा रहे हो, तो हमें क्या स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। हां, ये सब कार्बन लाइन में लिखो प्रिया साहू, सारी चीजें कार्बन लाइन में, ठीक है दोस्तों? चलिए, अब ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ने ये ट्रीटी बना दी, जिसको आपने क्या कहा? इस ट्रीटी को कहा गया दोस्तों OST, ठीक है? आउटर स्पेस ट्रीटी। इसमें क्या कहा गया? इस ट्रीटी में कहा गया कि अंतरिक्ष पर किसी का अधिकार नहीं होगा। अंतरिक्ष पर किसी का अधिकार नहीं, पहली बात याद रखना दोस्तों, अंतरिक्ष पर किसी का अधिकार नहीं। दूसरा क्या कहा? अंतरिक्ष का केवल वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, शांतिपूर्ण यानी पीसफुल और सहयोगात्मक उपयोग किया जा सकता है। सहयोगात्मक उपयोग किया जा सकता है। यह चीजें क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आरपीएससी बहुत प्रैक्टिकल होती जा रही है धीरे धीरे। हां संदीप, हम खुद ही, मैं नोट्स बनाते हुए पढ़ाऊंगा आपको। यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म लिखा है मैंने। यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी है ना, शांतिपूर्ण के आगे सहयोगात्मक उपयोग लिखा है निकिता,
अगला दोस्तों लिखिए, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के हथियार की नियुक्ति नहीं हो सकती। अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का हथियार, चाहे वो परमाणु हथियार हो, परमाणु प्लस अन्य विनाशकारी हथियार, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का हथियार तैनात नहीं किया जा सकता। अमेरिका का कहना है कि रूस और चाइना दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में शायद हथियार तैनात कर लिए हैं। तो अब वो कर लिए हैं तो दोस्तों क्या होगा, यहां पर इस ट्रीटी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है प्रीति, इसका मतलब ये होता है कि स्पेस में आप आर्मामेंट नहीं कर सकते। प्रीति, इस तीसरे पॉइंट का मतलब है स्पेस में आर्मामेंट नहीं कर सकते, है ना। आप ना तो न्यूक्लियर वेपन वहां रख सकते हो और ना अन्य दूसरे टाइप का कोई वेपन आप रख सकते हो। ठीक है प्रीति। संदीप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप इतने अच्छे बच्चे हैं इसलिए समझ में आ रहा है आपको। तो तीन चीजें तो ये हो गई। आगे देखें, अगली चीज क्या है, अंतरिक्ष में पॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष में प्रदूषण यानी पॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष में पॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी है आपके लिए। अब भारत इसका मेंबर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मायने रखती है, आपको याद रखना है। भारत ने 1967 में इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, यानी सिग्नेचर किए, और 1982 में इसे रेटिफाई किया, इसे अनुमोदित या रेटिफाई किया। एक बात सुनिए, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं अमेरिका में और अमेरिका ने उनके सामने कोई प्रपोजल रखा कि भाई साहब साइन कर दीजिए, तो भारत के प्रधानमंत्री को बढ़िया लगा और साइन कर भी दिए। ठीक है, तो साइन करके भारत में वापस आ गए। लेकिन भारत इतने से ही काम नहीं चलाता है। भारत में क्या है, तुम साइन करके आ तो गए, भले ही तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें देश की संसद में जाके इस बात का अनुमोदन लेना होगा, सहमति लेनी होगी कि भाई साहब मैंने ये अंतरराष्ट्रीय संधि जो है स्वीकार कर ली है और मुझे जो है मैंडेट दे दो सारे लोग। तो फिर संसद में उस पर बहस होती है, फिर संसद से अनुमति मिलती है। उस अनुमति मिलने को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको कहा जाता है रेटिफिकेशन। उसको क्या कहा जाता है, रेटिफिकेशन कहा जाता है, अनुमोदन। जो, हां जानकी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जो इसके मेंबर नहीं है उनका क्या। देखो जानकी, एक तो बात हमेशा याद रखना, जो भी स्पेस पावर है ना दुनिया में, उसको अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता लेनी होती है, अनिवार्य रूप से। अदरवाइज उसको स्पेस टेक्नोलॉजी में काम ही नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ज्यादातर देश जो स्पेस टेक में लीडिंग कंट्री है या जिनकी कैपेसिटी है स्पेस का इस्तेमाल करने की, वो सब इसके मेंबर हैं ही। अब कोई इतना गरीब देश है जिसकी हैसियत मतलब अपने लोगों को खाना खिलाने की भी नहीं है, वो क्या स्पेस में काम करेंगे, तो ऐसे देश इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, ऐसा होता, अनिवार्य रूप से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। संसद अनुमति न दे तो वो माना नहीं जाएगा गिरीश, वो फिर ऐसा ही होगा कि भारत ने उस पर
सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं, लागू नहीं किया। यदि संसद अनुमति नहीं दे तो ऐसा होगा दोस्तों। हाँ दिनेश, ये वाला फैक्ट चेक कर लेना बेटा एक बार। हाँ मेरे को भी लग रहा है ये फैक्ट, पर एक बार तुम चेक कर लेना इस फैक्ट को, ठीक है दिनेश? अच्छी जानकारी है तुम्हारे पास। संजू थैंक यू वेरी मच संजू। देखो निकिता, यदि मान लीजिए चाइना और रशिया अंतरिक्ष का आर्मामेंट कर देते हैं तो भाई अमेरिका भी अंतरिक्ष का आर्मामेंट करेगा, भारत भी करेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है दुनिया में। सजा तो उन्हें कोई नहीं मिल सकती, सजा तो कौन देगा उनको? देशों को सजा मिला ही नहीं करती। सैंक्शन लगा सकते हो, सैंक्शन से कोई कुछ, हम पर भी 1998 में जब हमने परमाणु टेस्ट किया तो हम पे भी सैंक्शन लगे थे, क्या बिगाड़ लिया किसी ने? कुछ भी नहीं। तो वैसा होता है, सजा तो देशों को कुछ भी नहीं मिलती बेटा। कोई बहुत छोटा देश है उसको सजा तो देखो ये बड़े देश दे देते हैं, अदरवाइज सजा नहीं मिलती है। और चाइना और रशिया जैसे देशों का सामना करने की हैसियत में कोई दूसरा देश उस तरह होता ही नहीं है। तो भाई इसलिए सजा नहीं मिलेगी, बस उनके जैसा काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे, ऐसा वाला मूव होता है। जैसे भारत ने क्या किया, भारत ने एक ऑपरेशन किया मिशन शक्ति नाम से, एक टेस्ट किया मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति में अपने ही एक सैटेलाइट को मार दिया अंतरिक्ष में। और भारत ने यह ताकत दिखाई दुनिया को कि मैं भी दुश्मन देश के सैटेलाइट को नष्ट करने की हैसियत रखता हूं। उससे पहले वो हैसियत तीन ही देशों के पास थी, चाइना, रशिया और अमेरिका। अब इंडिया चौथा देश है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी नष्ट कर सकता है दूसरे देश के। यदि आप सैटेलाइट नष्ट कर दोगे तो पूरा कम्युनिकेशन सेटअप ही खराब हो जाएगा ना, आपका नेविगेशन भी तो चला जाएगा ना। नहीं सागर, इन चीजों में वो चीज लागू नहीं होती है। जब आप अंतरराष्ट्रीय चीजों के लिए सहमति लेते हो ना, और वो प्रस्ताव मान लो पारित ना हो, तो सरकार नहीं गिरा करती है उसमें। ठीक है सागर, वो चीज यहां लागू नहीं होती। ये सामान्य प्रस्ताव है नॉर्मली, कि संसद की अनुमति मिल गई ऐसे वाला। ठीक है, इसमें सरकार से रिलेटेड वो बातें नहीं आती। हाँ, ए सेट मिसाइल जो है ना, सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए, अभिषेक सोलंकी, बिल्कुल। तो ये क्यों आया? देखिए, अब दुनिया में अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स बना ली, रूस ने भी अपनी स्पेस फोर्स बना ली, चाइना ने भी अपनी स्पेस फोर्स बना ली। 2 साल पहले इंडियन एयरफोर्स के एक चीफ ने, भगोरिया नाम आपने सुना? भदौरिया नाम, या उनका भगोरिया ही था आई थिंक सो। उन्होंने एक कमेटी में यह रिकमेंड किया कि भारत को भी अब स्पेस फोर्स बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्पेस फोर्स बनाने के लिए आप ये करो कि इंडियन एयरफोर्स जो है ना, उसको इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स नाम दे दो। तो अब आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में भारत की एयर फोर्स का नाम ही बदल जाएगा। भारत की एयरफोर्स का नाम ही बदल जाएगा। अब हम ये हो जाएंगे स्पेस फोर्स। क्यों? क्योंकि भारत के पास क्या है? ए सेट मिसाइल है। ए सेट मिसाइल, ए का मतलब क्या है? एंटी, सेट का मतलब क्या है? सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट। और मैंने सिखा रखा है ना आपको, एंटी शब्द आते ही वो उसका विरोधी है। एंटी टैंक, एंटी सैटेलाइट, ऐसा सिखा रखा है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ भदौरिया, शायद बढ़िया, सही लिखा आपने, भदौरिया जी, उन्होंने ये रिकमेंड किया। तो सरकार ने इसको ऑलमोस्ट तो मान्य कर लिया है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया कि हम इंडियन एयरफोर्स का नाम बदल रहे हैं। तो आने वाले समय में 100% ये होगा, क्योंकि अब लड़ाइयां स्पेस में होंगी। अब क्या होगा? आपके सिस्टम को कोलैप्स किया जाएगा, तुम्हारे नेविगेशन को कोलैप्स किया जाएगा, तुम्हारे सैटेलाइट गिराए जाएंगे। यदि दुनिया एकदम ये सोच ले कि अब तो विनाश होना ही है सबका, है ना, मानवता का सत्यानाश होना है, तब ये चीजें होंगी अंतरिक्ष में। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है सब, लेकिन भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये वाली चीज होने वाली है। अब वापस आइए, अब ये संधि भारत ने 1982 में भाई लागू कर दी। ये बात आप याद रख लेना दोस्तों। इसके अलावा अंतरिक्ष की कुछ और संधियां भी हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए, है ना। टोटल 5 मुख्य संधियां हैं। भारत एक का मेंबर नहीं है, और यही बात आपके लिए क्वेश्चन को जन्म देती है कि भारत किसका मेंबर नहीं है या भारत किसका मेंबर है।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि अंतरिक्ष के लिए वो कौन कौन सी मुख्य संधियां हैं, तो वो अपन एक अब टेबल बनाएंगे एक, उनमें उसके बारे में थोड़ी डिटेल कर लेंगे। और एक चीज आप और याद रख लेना कि अंतरराष्ट्रीय सहमति तो ये है, नई स्लाइड पे ही बनाता हूं बेटा, कार्मन लाइन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति, कार्मन लाइन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति यानी इंटरनेशनल जो कंसेंस है ना, अंतरराष्ट्रीय सहमति, वो कितनी है दोस्तों? वो है 100 किलोमीटर की ऊंचाई। ये तो अंतरराष्ट्रीय सहमति है। जो अंतरिक्ष के इंटरनेशनल संगठन है वो भी सारे इसे ही मान्य करते हैं। लेकिन एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, उसकी एक संस्था है दोस्तों नासा, उसकी एक संस्था है नासा, और उसकी एक एयरफोर्स है जिसको आप कहते हो यूनाइटेड नेशन एयरफोर्स। ये दोनों मिलकर क्या मानते हैं? कार्मन लाइन की ऊंचाई मानते हैं 80 किलोमीटर। कार्मन लाइन की ऊंचाई मानते हैं 80 किलोमीटर, यानी ये मानते हैं कि 80 किलोमीटर से ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। अब मैंने ये बात क्यों लिखवाई आपको बताइए? ये मैंने इसलिए लिखवाई कि कभी ऐसा सवाल आ सकता है कि कार्मन लाइन को अमेरिका सहित सभी देश मान्य करते हैं। यदि ये स्टेटमेंट हुआ तो वो स्टेटमेंट दोस्तों गलत होगा, क्योंकि यहां तो नासा क्या मान रही है? 80 किलोमीटर ही मान रही है। अंतरराष्ट्रीय सहमति क्या है? 100 किलोमीटर की। तो कार्मन लाइन के बारे में यह बात भी आप याद रख लेना दोस्तों कि स्टेटमेंट में यदि ऐसी चीजें आ जाए तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर अब आपके पास है। सर, पाक और इंडिया के वॉर से चाइना को किस प्रकार से फोर्स अटैक कर सकते हैं, यह भी पता चल गया। हां दिनेश, देखिए दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है और इसका इतना एफिशिएंटली और इतना ऑप्टिमम यूज कैसे किया जा सकता है, यह दुनिया में पहली बार देखा और भारत ने दिखाया। क्या कॉम्बिनेशन था? मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, ट्रेडिशनल और मॉडर्न को इंटीग्रेट कर दिया गया आकाश तीर के माध्यम से। तो यह कमाल ही था। किसी दिन मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाऊंगा तो क्या क्या हुआ उसमें, वो भी देखेंगे किसी दिन, ठीक है। अभी के लिए वापस यहीं आते हैं। संदीप कुमार का क्वेश्चन है कि कार्मन लाइन क्या है। तो बेटा कार्मन लाइन में हम पढ़ चुके हैं ना संदीप, देखो ये कार्मन लाइन है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है दोस्त, उसका नाम कार्मन लाइन है। और कार्मन क्या, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्मन लाइन। तो ये कुछ भी नहीं है, ये केवल पृथ्वी के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है ना, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बस ये ध्यान रख लेना संदीप। अब समझ में आ गई मेरी बात? इसी कार्बन लाइन के बारे में मैंने इतनी डिटेल आपको करने का प्रयास किया क्योंकि दोस्तों रैंक बूस्टर और आरएस मेंस के जो बच्चे हैं या जो आपके फाउंडेशन के बच्चे, उनके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार है बच्चों कि कार्बन लाइन का इंपॉर्टेंस बताइए। कार्बन लाइन क्या है ये तो सारे ही बता देंगे, लेकिन कार्बन लाइन का इंपॉर्टेंस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंस कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज से आपको तो पता हो गया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष से संबंधित कुछ और चीजें देखें अपन। हम जानने का प्रयास करते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियां कौन कौन सी हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियां या इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, इस तरह की चीजें। तो दोस्तों मुख्य रूप से 5 है। मुख्य रूप से कितनी है? मुख्य रूप से 5 है। मुख्य रूप से 5 है। ठीक है, एक तरफ मैं संधियों का नाम लिखूंगा, उसके तहत क्या प्रावधान किया है वो लिखूंगा, और भारत उसका सदस्य है कि नहीं यह लिखता चला जाऊंगा। तो आप समझ जाएंगे दोस्तों अच्छे से कि इन संधियों का क्या मतलब है। हां जगदीश, हां वो भी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे ऑपरेशन सिंदूर पे, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें भी काफी चीजें बताई गई थी।
पर चूंकि समय कम था और इसलिए दोस्तों सारी चीजें तो आ नहीं पाई। पहला है दोस्तों आउटर, जो मैं आपको बता चुका हूं, वही संधि का फिर से नाम लिख रहा हूं, ट्रीटी 1967। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें पूर्व में चर्चा हो चुकी है, पूर्व में चर्चा हो चुकी, वही बातें लिखना है इसमें, है ना। प्रीवियस स्लाइड में मैं बता ही चुका हूं आपको इसके बारे में। भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है, ठीक है। यह बात भी मैंने आपको बता दी है। तो पहली संधि तो ऑलरेडी आप जानते हो। अभिषेक मैं खुद ही बता दूंगा, है ना, आपको अलग से करंट अफेयर्स के लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही बताता चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ प्रीति नोट करते जाओ ना आप। इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है बेटे। इस तरह से आप बना लीजिए। आगे देखें, अगला लिखिए दोस्तों, अगला है रेस्क्यू एग्रीमेंट। रेस्क्यू एग्रीमेंट, रेस्क्यू एग्रीमेंट, रेस्क्यू एग्रीमेंट। अगला क्या है दोस्तों, 2 नंबर पे रेस्क्यू एग्रीमेंट। ये क्या चीज है? आलोक पुनिया सवाल कर रहे हैं कि वाई नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इज नॉट यूज्ड बाय एवरीवन। अभी उसकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं है आलोक, एफिशिएंसी भी नहीं है, और हमारे सारे सैटेलाइट पुराने पड़ गए हैं, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना। अभी जो 7 या बाद में 9 हो गए थे, 2 खराब हो गए, तो ओवरऑल तो 7 ही है। वो सारे सैटेलाइट पुराने पड़ गए हैं, लेकिन भारत अभी 2028 से लेकर 2035 के बीच में नाविक 2.0 लेके आ रहा है। नाविक 2.0 वो जीपीएस की तरह होगा, ग्लोबल नेविगेशन होगा। अभी वर्तमान में हमारा रीजनल नेविगेशन है, तो रीजनल नेविगेशन सबके लिए यूज में नहीं है। और हमारे यहाँ मोबाइल सेट जो भी आते हैं ना, ज्यादातर बाहर की कंपनियां बनाती हैं, तो वो उसमें उस एप्लीकेशन को अभी डाल ही नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीजें शुरू हो जाएगी। आलोक, बहुत मिसाइल है राजेंद्र, इंडिया के पास बहुत मिसाइल है, कम कहां है। कोई देश डेटा नहीं देता है मिसाइलों का, बहुत मिसाइल है हमारे यहाँ, तो बंकर ही बंकर बने हुए मिसाइलों के, बहुत है मिसाइल है हमारे देश में। देखिए अगला रेस्क्यू एग्रीमेंट। रेस्क्यू एग्रीमेंट हुआ दोस्तों 1968 में। भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है। अब इसमें क्या काम होता है, ध्यान से सुनना। यदि मान लो कोई अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, अंतरिक्ष यात्री आपके देश में गिर जाए जबकि है वो अमेरिका का, आपके समुद्री एरिया में गिर जाए जबकि है वो चाइना का, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। हर हाल में उसको रेस्क्यू करके आपको सौंपना होगा, किसको? जो उसका मूल देश है, जिसका वो रहने वाला है। ये अनिवार्य है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो गया है ना, वो मानवता के लिए गया है, दुश्मनी के लिए नहीं गया है। इसलिए आप उसको वॉर प्रिजनर जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते कि भी तुम मेरे देश में क्यों घुस गए। आपको उसे पकड़ के, उसे रेस्क्यू करके भेजना होगा, कहां पर? उस देश में जहां का वो रहने वाला है। तो लिख लीजिए, अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यानों को मूल देश को सौंपना अनिवार्य है। मूल देश को सौंपना अनिवार्य है। समझ में आ गया ना? दुर्घटना हो जाए तो आप उन्हें वापस उसके देश को भेजेंगे, चाहे वो मृत दशा में है, डेड बॉडी ही मिली है, चाहे आपको उस अंतरिक्ष यान का कोई टुकड़ा ही मिला है, आपको उसे उस देश को भेजना ही होगा। ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे मान लीजिए अभी भारत के एक रॉकेट का छोटा सा पार्ट ऑस्ट्रेलिया के तट पे मिला, तो वो भारत को सौंपेंगे, है ना।
ठीक है राकेश, बोलूंगा, टीम को बोलूंगा। तो समझ में आ गई, भारत इसका सदस्य है। अगला लिखें दोस्तों, अगला लिखिए, अगला है लायबिलिटी कन्वेंशन। अगला क्या है दोस्तों? लायबिलिटी कन्वेंशन। लायबिलिटी कन्वेंशन, लायबिलिटी कन्वेंशन, ठीक है ना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से संबंधित एक संधि है, ठीक है दोस्तों, जो 1972 में बनी। भारत इसका भी सदस्य है, भारत इसका भी सदस्य है, इसका भी सदस्य है। अब इसका क्या लायबिलिटी है कि यदि आपके किसी अंतरिक्ष अभियान की वजह से दूसरे देश की संपत्ति यदि नष्ट होती है तो उसका हर्जाना आपको देना होगा। मान लीजिए भारत ने एक रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट गिर गया मलेशिया के ऊपर, उसके शहरों में या मलेशिया के किसी गांव में, और उससे वहां 10 लोग मर गए या उनके मकान खराब हो गए, तो आपको उसका पैसा देना होगा। तो यह ध्यान रखें, लायबिलिटी कन्वेंशन क्या कहता है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जिस देश की संपत्ति आपने नष्ट की है। तो लिख लीजिए, अंतरिक्ष अभियान से यदि किसी अन्य देश को अन्य देश की संपत्ति को नुकसान होता है, संपत्ति को नुकसान होता है, तो क्या होगा दोस्तों? दायित्व मिशन चलाने वाले देश का होगा, मिशन चलाने वाले देश का होगा। तो उनको आपको हर्जाना देना होगा। भारत इसका भी सदस्य है क्योंकि भारत एक जिम्मेदार अंतरिक्ष ताकत है। गुड इवनिंग सुभाष। वो जिनेवा कन्वेंशन है। एकलव्य, अभिनंदन को पाकिस्तान से जब वापस, देखो दुनिया में क्या है कि जो सैनिक होते हैं ना, ये तो आपस में दुश्मन थोड़ी होते। सैनिक तो अपने देश के लिए लड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान का सैनिक हो, चाहे चाइना का हो, चाहे भारत का हो। अब गलती से यदि कोई आपका सैनिक एक दूसरे की बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है तो आप उसके साथ वॉर प्रिजनर वाला व्यवहार करेंगे। उसके लिए कुछ अधिकार होते हैं, आप उसको यातना नहीं दे सकते। लोग देते हैं यातना, पाकिस्तान जैसे घटिया देश तो यातना देते हैं, लेकिन इन जनरल आप उनको जिनेवा कन्वेंशन के तहत यातना नहीं दे सकते। तो वो है एकलव्य, वो अलग कन्वेंशन है, वो वॉर प्रिजनर से संबंधित है बेटा, ठीक है, वो वॉर प्रिजनर वाला है। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो ये अपना नोट कर लीजिए जल्दी से। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है, और मुझे लगता है ये चीजें अब आने वाले एग्जाम्स में तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो इन सबको नोट कर लो यार, बहुत मेहनत से मैं कंटेंट लेके आता हूं आपके लिए, तो आप इसको लाइटली मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में कहीं ये उपलब्ध तुम्हें होगा नहीं। ये तो बूस्टर पे ही मिल सकता है ना। ये सब चीजें बूस्टर पे ही मिलेंगी आपको, क्योंकि ये वाली चीजें तो हम टेक्नोलॉजी की बुक में भी नहीं देने वाले, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं। अगला लिखिए दोस्तों, अगला लिखें, 3 संधियां आप पढ़ चुके हो अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष से संबंधित। अगला लिखो रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। अगला क्या है? रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। इसका ईयर आई थिंक सो है 1976 है दोस्तों, 1976। भारत इसका भी सदस्य है, भारत इसका भी सदस्य है। अब इसके बाद जो एक आएगा ना, उसका भारत सदस्य नहीं है, वो बात याद रख लेना यार। प्रत्येक देश को अपने अंतरिक्ष अभियानों और उपग्रहों का पंजीकरण यानी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कहां कराएंगे? यूएन में करवाएंगे। पंजीकरण कहां होगा? रजिस्ट्रेशन कहां होगा? यूएन में होगा। बहुत बढ़िया आयुष्मान, आप नोट कर रहे हो तो बहुत खुशी की बात है ना। नोट करते ही रहना दोस्तों।
अगला लिखिए जिसका भारत मेंबर नहीं है, और यह बात बहुत चर्चा में भी रहती है दोस्तों, यह बात बहुत चर्चा में भी रहती है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका मून एग्रीमेंट। कौन सा है? मून एग्रीमेंट। चंद्रमा के लिए जो एग्रीमेंट किया गया है ना, मून एग्रीमेंट 1979, भारत सदस्य नहीं, भारत सदस्य नहीं, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है, जबकि हम चंद्रयान श्रृंखला चलाते हैं, हम चंद्रयान श्रृंखला चलाते हैं, लेकिन भारत आज तक मून कन्वेंशन का पार्टिसिपेट नहीं बना है। हम इसके लिए जो है हस्ताक्षर हमने नहीं किए हैं। राम कौशल्या थैंक यू, राकेश थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं मनोजदान, क्योंकि इस तरह से जो है चीजें आप यूपीएससी में भी इसका धूमधाम से इस्तेमाल करना, इससे बाहर नहीं आएंगी चीजें, इतनी डिटेलिंग है तुम्हारे पास। मैं तो खुद चाहता हूं तुम्हारा पैराशूट खुल जाए सबका, और तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि एक भी बच्चा जो है गिव अप नहीं करता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम सीखना चाहते हो, ये तुम्हारी ताकत है। गोपी थैंक यू, दिनेश थैंक यू। ये कुछ रह गया क्या आपका कन्हैया लाल? ये पीडीएफ भी वैसे आ जाएगी तुम्हारे पास थोड़ी देर में, ठीक है ना दोस्तों। मून एग्रीमेंट का भारत सदस्य नहीं है, और ये चंद्रमा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में है, चंद्रमा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में, उपयोग के बारे में। भाई चंद्रमा बड़ा दूसरी चीजों से तो भारत मतलब पूरे पृथ्वी के नजदीक है ना चंद्रमा, इसलिए वहां की चीजों का दोहन करना संभव है। इसलिए पता नहीं भारत ने क्या सोचकर अभी तक इस पे साइन किया नहीं है। तो अब आपके पास देखिए, अब आपके पास 5 कन्वेंशन आ गए, आपको पता चल गया कि भारत किसका सदस्य नहीं है, और मैं यही चाहता था कि तुम्हारे माइंड में मून एग्रीमेंट रहे, ठीक है, कि भारत मून एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है। बाकी सबका, चाहे वो रेस्क्यू एग्रीमेंट हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन हो, या आपका आउटर स्पेस ट्रीटी हो, उसका भारत मेंबर है। हाँ, डरने की कोई बात ही नहीं है एकलव्य। आलोक कह रहे हैं, आलोक ये वैसे मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तो दोनों का फायदा होता है, पहली बात तो ये याद रखिए हमेशा। कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों को फायदा ना हो। हाँ, तुम्हारी हैसियत निर्यात करने की नहीं है तो फिर नहीं होगा फायदा। यदि आप कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस देश में वो प्रोडक्ट तो जाएंगे ही, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना को ही अकेले फायदा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ बनाता ही नहीं ना, इसलिए। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है आलोक, ये सवाल मुझसे संबंधित नहीं है, इंडियन इकोनॉमी से या वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो वो वहां पूछना आप, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें सर बहुत ही जोरदार तरीके से कराते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। हाँ, भारत इसका सदस्य इसलिए नहीं है नरेंद्र, इसलिए नहीं है क्योंकि मून पर क्या क्या संसाधन होंगे उसका दोहन करना बहुत ही जो है आसान हो जाएगा आने वाले समय में, इसलिए भारत किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, इसलिए। ठीक है, और ये उतना ये पश्चिमी दुनिया के पक्ष में झुका हुआ भी है ये एग्रीमेंट, पश्चिमी दुनिया, क्योंकि ज्यादातर सबसे पहले वही तो गए चंद्रमा पे। चलिए अब आगे बढ़े। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज सिखाता हूं, मैं आपको एक अच्छी चीज ये सिखाता हूं कि जो ये उपग्रह होते हैं ना, ये कौन सी कक्षाओं में रहते हैं, इन कक्षाओं को कैसे याद करें हम, वो चीज सीखने का प्रयास करो आज तुम लोग, ठीक है ना। फिर कल की क्लास में मैं इनकी डिटेलिंग करना शुरू करूंगा ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बढ़िया से रहे, ठीक है बेटा। और क्या रह गया है एकलव्य, इसमें रह गया क्या कुछ बेटा? एकलव्य कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान में तो गधे बेचते हैं। हाँ, वो भी चाइना वाले ले ही गए सारे, लगभग सारे गधे वही हैं अब।
कर्जा लेके देश चलाते हैं यार, समझ नहीं आता कैसे लोग हैं वहां के। जनता तो खैर अच्छी ही होगी यार, वो चलाने वाले ही ढंग के नहीं है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूजा, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ कहते हैं ना बेटा। यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ कोई नहीं सिमरन, बाद में लिख लेना बेटा जब आपका हाथ ठीक हो जाए। अब देखिए आपको कुछ नई चीजें सिखाता हूं, रिमेनिंग जो टाइम बचा हुआ है हमारा उसमें कुछ चीजें सीखते हैं। उपग्रह की जो कक्षाएं हैं ना उनको सीखो तुम पहले, कि कौन सा सैटेलाइट कहां छोड़ा जाएगा, कौन सा लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, कौन सा मिडल में होगा, कौन सा हाई में होगा, और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं वो सीखो जरा थोड़ा सा। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी प्यारी पृथ्वी है। और ये क्या है, ये है आपकी कार्बन लाइन। ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपकी कार्बन लाइन है। कार्बन लाइन जैसे मैं नाम ले रहा हूं तो मैं आई एम डैम श्योर कि आप खुद को कह रहे होंगे अच्छा अंतरिक्ष की शुरुआत हो गई, यही तो कह रहे होंगे कि यहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होगी, इससे ऊपर तो क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है, यही बात है। अब दोस्तों अंतरिक्ष को कई भागों में बांटा गया है स्पेस टेक्नोलॉजी के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया, सामान्यतः 3 भाग हैं दोस्तों, सामान्यतः 3 भाग हैं, ध्यान से देखना। सामान्यतः 3 भाग हैं। यदि दोस्तों मैं बात करूं कार्बन लाइन से ऊपर 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, कार्बन लाइन से ऊपर 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, तो उसको कहा जाता है दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, और हिंदी में इसको कहते हैं निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। निम्न का मतलब निचला, भू का मतलब पृथ्वी, कक्षा का मतलब ऑर्बिट, ठीक है। तो निम्न भू कक्षा हो गई है। उसके बाद देखें, उसके बाद है 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक, इस एरिया को कहा जाता है दोस्तों मिडल अर्थ ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, प्रीति समझ में आ रहा है बेटे, मिडल अर्थ ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं मियो, और हिंदी में इसको हम कहते हैं मध्य भूकक्षा, मध्यम भूकक्षा। मध्यम मतलब मिडल, भू मतलब पृथ्वी, कक्षा मतलब ऑर्बिट, ठीक है। हाँ जनक ये सारा समझाऊंगा मैं, इंडिया लॉन्च कैसे करता है, कहां से लॉन्च होता है, कौन लॉन्च करता है, उपग्रह कहां बनते हैं, रॉकेट कहां बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, टेलीमेंट्री किसे कहते हैं, सब बताने वाला हूं। पर तुम बस धीरज रखना, क्योंकि देखो आखिरी सीढ़ी पे पहले चढ़ जाओगे तो गिरने का खतरा है। तुम पहली सीढ़ी से क्यों नहीं चढ़ते, पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू करो, मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा आज तो पहली ही क्लास है ना, तो मैं तुम्हारे ब्रेन को कुछ टॉपिक दे रहा हूं, तुम्हारे ब्रेन को कुछ टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, उनको याद रखोगे तो आगे तुम्हें जंप मिलेगा जब तुम मेन उस पर पढ़ोगे। अभी तो सामान्य बातें बताई है मैंने आपको, ठीक है ना जनक, तो बढ़िया से बताएंगे, आपको चिंता नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिए, उसके बाद 35,000 से ऊपर, 35,000 से यानी 35,000 से लेकर 786 से ज्यादा यदि हो तो उसको कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। उसको क्या कहते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उच्च भू कक्षा, इसको क्या कहेंगे, उच्च भू कक्षा। उच्च मतलब हाई, भू मतलब पृथ्वी, और कक्षा मतलब ऑर्बिट,
ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आप याद रख लेना हमेशा ही। मैं इन तीन चीजों की बात सबसे ज्यादा किया करूंगा आपके साथ कि सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये तो आपकी कार्बन लाइन है, ठीक है। कार्बन लाइन की ऊंचाई कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक है भाई। फिर मैं आपसे बात करूंगा लो अर्थ ऑर्बिट की। उसके बाद मैं आपसे बात करूं मिडल अर्थ ऑर्बिट की। अर्थ का मतलब पृथ्वी की कक्षाएं, उपग्रह का मतलब क्या है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, और पृथ्वी एक ग्रह है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह कैसे हुए? पृथ्वी वाले हुए ना, मिडल अर्थ ऑर्बिट, है ना। उनकी कक्षाओं को तो अर्थ के नाम से ही जानेंगे हम। और ऊपर हो गया आपका हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब इनकी ऊंचाई देखें, इसकी ऊंचाई कितनी है? 200 से लेकर 2000 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 35,786 से अधिक, है ना। 36,000 तक होती है वैसे। तो आप इन तीनों चीजों को याद रख लोगे क्या? डायग्राम बनाओ, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए हाथ से एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। हमेशा हमेशा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का जो कष्ट है ना आपका, वो कट जाएगा। आप बिल्कुल बनाओ ना, प्रैक्टिस होगी, बनाते रहिए, करते रहिए। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है निम्न भूकक्षा, मिडल अर्थ ऑर्बिट का मतलब है मध्यम भूकक्षा, हाई अर्थ ऑर्बिट का मतलब उच्च भूकक्षा, ठीक है ना दोस्तों। हां, लिखते रहो दोस्तों, लिखना ही है, इसको अनिवार्य रूप से लिखना है। याद हो गए? वाह भाई, नरेंद्र सिंह कह रहे हैं याद हो गए। याद ही कराना है मुझे, और हमेशा हमेशा के लिए याद कराना है। अभी देखना, मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं आपको, और मजा आने वाला है। अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों कि कोई आपसे ये पूछ ले कि किसी सैटेलाइट को तो हम कह देते हैं कि ये संचार उपग्रह है, किसी को हम कह देते हैं ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, किसी को हम कहते हैं ये जीपीएस वाला है, किसी को हम कह देते हैं ये तो नेविगेशन वाला है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये कहां, कौन सी कक्षा में जाते हैं? मुझे एक बात बताइए, यदि आपको फोटो खींचना हो तो फोटो पास से अच्छा आएगा कि दूर से? यदि आपको फोटो खींचना हो तो फोटो पास से अच्छा आएगा कि दूर से? बताइए जल्दी से। यदि बहुत अच्छा फोटो चाहिए तो पास से, है ना, पास से लेना होगा ना। तो जो फोटो खींच सकता है वो वाले सैटेलाइट, या जो मानचित्र बना सकते हैं वो वाले सैटेलाइट यदि आपको रखने होंगे तो आप लो अर्थ ऑर्बिट में रखोगे ना दोस्तों। और ये काम करने वाले सैटेलाइट का नाम होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ये फोटो खींचते हैं, सारे के सारे रिमोट सेंसिंग होते हैं, सारे के सारे रिमोट सेंसिंग होते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह जितने भी है ना, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, या जिनको आप कहते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ईओएस, ये नाम याद हो जाएंगे, डरना मत कि ये सर इतने नाम कैसे याद रखेंगे। धीरे धीरे जब मैं 20 बार ये नाम बोला करूंगा तो तुम्हें याद हो ही जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, ईओएस, क्योंकि ये फोटो खींचते हैं भाई, मानचित्र बनाते हैं। तो इनको कहां रखा जाता है? 2000 किलोमीटर से नीचे। और 2000 में भी दोस्तों 1000 से नीचे रखा जाता है, सोचो आप, क्योंकि 1000 भी तो निम्न भूकक्षा का ही भाग है ना। तो ये ध्यान रखना। दूसरा सुनिए, यदि आपको संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो भाई संचार तो दूर दूर तक फैलाना है ना। संचार कहां फैलाना है? दूर दूर तक फैलाना है। तो वो कहां जाएगा? ऊंचाई पे जितना ज्यादा रखोगे वही दूर दूर तक जाएगा। भाई ऑल इंडिया रेडियो का टावर शहर में सबसे ऊंचा दिखाई देता है, क्यों? जयपुर का आमेर चैनल पहाड़ी पे लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि जितनी ऊंचाई पे होगे तुम रेंज भी तो उतनी कवर करोगे भैया।
इसलिए जितने भी संचार उपग्रह है ना, सारे कहां रखे जाते हैं? हाई अर्थ ऑर्बिट में। लिख दीजिए संचार उपग्रह, याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। जितने भी संचार उपग्रह है ना, जी सेट वाले जितने उपग्रह भेजे जाते हैं ना भारत के, जी सेट 20, जी सेट 8, 10, 15, जो कोई भी, सारे के सारे संचार उपग्रह वो कहां रखे जाते हैं? इतनी ऊंचाई पर रखे जाते हैं भैया। दूसरा, क्षेत्रीय नौवहन प्रणालियां, रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जैसे भारत का नाविक, यह भी कहां रखा जाएगा? यहां पर। क्षेत्रीय नौवहन प्रणालियां कहां रखा जाएगा? हाई में। अब बच कौन गया? अब बच गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस बच गया। ऐसी नेविगेशन प्रणालियां जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को संचार देती है, बताती है नेविगेशन के बारे में। आप और मैं भी तो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि है वो अमेरिका का। ठीक है, तो वो रखी जाती है हमेशा दोस्तों मध्यम में। तो यहां रखा जाता है वैश्विक नौवहन प्रणालियां, वैश्विक नौवहन प्रणालियां, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। तो आज से याद रखना। हां निकिता लिख लो ना, संचार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं बेटा। संचार उपग्रह को कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को बोलते हैं रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट। और वैश्विक नौवहन प्रणाली को बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को, तो रिमोट सेंसिंग नाम तो है ही, इंग्लिश में ही है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या ईओएस बोल दो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जैसे 30 जुलाई को एक सैटेलाइट भेजा जा रहा है निसार नाम से। क्या भेजा जा रहा है? निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है ये। 30 जुलाई को भेजा जाएगा, तो उस दिन मैं और जिक्र करूंगा उसका 30 जुलाई को। लेकिन ये कैसा है? ये रिमोट सेंसिंग वाला है। ये बात तुम सीख जाओगे यार। जब जब इसरो कुछ भी भेजेगा ना अंतरिक्ष में, मेरी गारंटी है तुम खुद कहोगे अच्छा ये वो वाला सैटेलाइट है, ये तो संचार है, हाई अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अच्छा ये नाविक वाला है, तो ये कहां जाएगा? ये भी हाई अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अच्छा मैं जीपीएस यूज करता हूं, जीपीएस वाले तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में होते हैं ना। ऐसे याद हो जाएंगी चीजें आपको। मैं तो आपको यह भी बता दूंगा कि जीपीएस में तुम जो कुछ भी सर्च करते हो, जीपीएस का डेटा तुम्हारे पास कितनी सेकंड में आ सकता है, वो सब बताऊंगा तुम्हें। एक एक चीज मिलेगी, नयापन आएगा तुम्हारे बीच। ठीक है, तो इतनी बातें आज याद रखना। कल हम बढ़िया तरीके से अपने टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिक बैकग्राउंड था स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए, जो बहुत ही जरूरी था कि स्पेस कहते किसे हैं। यहीं पर मैं आपको आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी पढ़ा दूंगा, यहीं पे मैं आपको डार्क एनर्जी भी पढ़ा दूंगा, यहीं मैं आपको डार्क मैटर भी पढ़ा दूंगा। दोस्तों जो तुम देख रहे हो ना अंतरिक्ष में आज, जितने भी उपग्रह तुम देख रहे हो, जितने भी, तो प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहा हूं, नेचुरल जो सैटेलाइट है उनकी, जैसे चंद्रमा, या तुम किसी प्लेनेट की बात कर रहे हो, ये सारे क्या है? ये तो अंतरिक्ष का केवल 5% भाग है जिसे तुम जानते हो। 90% भाग को तो हम जानते ही नहीं। अंतरिक्ष के 90% भाग को तो हम जानते ही नहीं, उसी को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो 90% भाग हम जान ही नहीं रहे, और जिसका हम अध्ययन करें वो तो केवल 5% है। ठीक है ना, तो वो चीजें दोस्तों आप पढ़ेंगे कल हम। असफल क्यों हुआ सर? ईओएस, इसमें टेक्निकल दिक्कत आ गई थी बेटा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। जब जब ये सारी चीजें आएंगी ना, तो पीएसएलवी C61 जब फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, उसके पीछे के तकनीकी कारण भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। क्या होता है, कई बार एक जो पीएसएलवी होता है ना, उसमें 4 चरण होते हैं, और सारे चरणों का ठीक से काम करना बहुत जरूरी होता है बेटा। एक भी चरण में दिक्कत आ जाती है ना, तो समस्या आ जाती है फिर। थैंक यू बेटा, थैंक यू दीपांशु, जयांशु, रश्मि, एकलव्य। हाँ, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन देवनागरी में, जैसे मैंने ये लिखा ना रिमोट सेंसिंग, ये मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन अब इंग्लिश को मैंने देवनागरी में लिख दिया रिमोट सेंसिंग। ऐसे लिख सकते हो, और लिखना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कॉपी चेक करने वाला साइंस का प्रोफेसर होगा, उसको इंग्लिश ही आती है।
अच्छा, जनक उसमें बाध्यता नहीं है बेटा, उसमें बाध्यता केवल किसकी है? आउटर स्पेस ट्रीटी की है। ठीक है जनक, बिना मून एग्रीमेंट का सदस्य हुए बिना भी भारत लॉन्च कर सकता है, उसमें बाध्यता नहीं है दोस्त। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आप अच्छे से जितना मैंने कराया है इसको रिवाइज करना, थोड़ा याद करना कि सर ने कौन कौन से शब्द जो है यूज किए हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज की है, जो अंतरिक्ष को पढ़ने में तुम्हें बहुत काम आने वाली है। एयर स्पेस क्या होता है, आज से जिक्र है एयर स्पेस का, तो तुम बता दोगे मुझे मालूम है एयर स्पेस क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास यहीं हम वाइंड अप करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। ठीक है भाई, कोई सवाल हो तो जल्दी पूछो, 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए चलिए, ओके, चलिए दोस्तों नमस्कार।